हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। ट्वेल्थ हिस्ट्री के थीम 3 किनशिप कास्ट एंड क्लास में आपका स्वागत है। यह चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि पहली चीज़ ये है कि यह हमारे दो सबसे प्रसिद्ध माइथोलॉजिकल बुक्स रामायण और महाभारत में महाभारत को टच करता है। ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है, इसमें कई आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट्स ऐसे पता चलेंगे उस दौर की सोसाइटी के बारे में जो हमारी सामान्य मान्यताओं से अलग रहे हैं। तो काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आइए देखते हैं, पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा और इसके सभी पार्ट को ज़रूर कवर कीजिएगा। आइए देखते हैं इस चैप्टर के अंदर क्या कुछ है। यह जो पूरा पीरियड है, यह जो है 600 BC से लेकर के 600 CE तक का पीरियड है। इस पीरियड के दौरान सोशल स्ट्रक्चर, ठीक है, ये वो पीरियड है जब राजाओं के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं मिलती है छोटे मोटे डिटेल्स, लेकिन क्योंकि जो नई हिस्ट्री है वो राजाओं से ज़्यादा सोशल स्ट्रक्चर पर फोकस करती है, तो सोसाइटी के बारे में इंफॉर्मेशन बहुत कम है। तो इन्फॉर्मेशन हम कहाँ से खोजते हैं? तो बेसिकली हमें जो इन्फॉर्मेशन मिलती है उस दौर की किताबों से, और इन किताबों में जो सबसे फेमस बुक रही है वो रही है महाभारत। सबसे बड़ी बात क्या है, ये जो है एक दुनिया का सबसे बड़ा इपिक है। ठीक है। इपिक्स दुनिया भर में कई लोगों ने लिखे, बहुत सारे लिखे हैं। हर सोसाइटी के पास कोई ना कोई इपिक होता ही है, बट जितना बड़ा इपिक ये है, इतना बड़ा इपिक किसी ने नहीं लिखा। लगभग 1 लाख वर्सेस हैं। यू कैन इमेजिन कि ये कितनी बड़ी बुक रही है। दूसरी चीज़ क्या है कि अब क्या इतना सारा एक व्यक्ति ने लिखा? माइथोलॉजी कहती है हाँ, इसे जो है वेद व्यास ने लिखा था। माइथोलॉजी कहती है, ये याद रखिएगा। वेद व्यास जो है इसके राइटर कहे जाते हैं। बट एक बात है, ठीक है, वजह क्या है, अब जो नई रिसर्चेज आई हैं वो ये बताती हैं कि ये किताब किसी एक आदमी ने नहीं लिखी, बल्कि एक पूरे पीरियड लगभग 1000 साल में इसको लगातार अपडेट किया गया और इसको एक्सटेंड करते चले गया है। और ओरिजिनली शायद ये 10 से 12 हज़ार वर्सेस थे, जिसको बढ़ाते बढ़ाते जो है 1 लाख वर्सेस तक इसको बढ़ा दिया गया। तो इस कारण जब 1 लाख वर्सेस हैं तो सिर्फ ये एक छोटी सी कहानी न रह करके अपने बैकग्राउंड में बहुत सारी जो है सब स्टोरीज़ को कनेक्ट किए हुए हैं। ठीक है। तो इससे हमको उस दौर की सोसाइटी के बारे में काफ़ी सारी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, जो कि आज की हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट है। पुरानी हिस्ट्री क्या कहती थी? हमें राजाओं के बारे में पढ़ना। नई हिस्ट्री क्या कहती है? हमें सोसाइटी के बारे में पढ़ना है, खासकर उन सोसाइटीज़ के बारे में जो कि अब तक जो है दुनिया की नज़रों से ओझल रहे थे। मीन्स जो वीकर सेक्शन है, जो कॉमन लोग हो गए, जो ट्राइबल्स हो गए। मज़े की बात यह है, ये सबको कवर करती है। उनकी ट्राइबल परंपराएं, उनकी सोसाइटी, महाभारत सबको कवर करती है। तो आइए देखते हैं इस चैप्टर में ऐसा क्या कुछ है। याद रखिए, सिर्फ महाभारत को ही हम नहीं टच करेंगे, बीच बीच में दूसरी बुक्स के भी रेफरेंसेस आएंगे, बट बेसिकली हम महाभारत को ही सेंटर ले करके चलेंगे क्योंकि जो सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन यही मिलती है। ठीक है। तो अब आते हैं इसकी शुरुआत कहाँ से होती है। तो 1919 में एक फेमस जो है संस्कृतिस्ट थे, बहुत बड़े विद्वान आदमी थे, VS सुकथांकर। ठीक है। नाम क्या है? VS सुकथांकर। ईयर क्या है? 1919। उन्होंने लगभग जो है 1 डजन स्कॉलर्स के साथ बैठे और उन्होंने महाभारत का क्रिटिकल एडिशन जो है प्रिपेयर करना शुरू किया। वजह क्या थी? है क्या कि इंडिया में जितनी भी जो है पुरानी किताबें हैं, वेदों को अगर छोड़ दो तो हर किताब के कई वर्जन मिलते हैं। एक हिंदी में कहावत भी है, हरि अनंत हरि कथा अनंता। आप रामायण महाभारत, इसके इतने सारे वर्जन हैं, इतने सारे अलग अलग सोसाइटी ने इसको इतनी बार रीराइट किया है, तो ओरिजिनली समझ पाना मुश्किल क्या होता है कि ओरिजिनल कौन सा है। इवन कि अगर आप महाभारत तो खैर इसने लिया हुआ है, और रामायण को आप देखोगे ना तो आपको इंडोनेशिया से लेकर रशिया तक, मंगोलिया से लेकर के जो है आपको जो है श्रीलंका तक, इधर जो है मिडिल एशिया तक जो है आपको इसके इतने वर्जन मिलेंगे, यू कांट इमेजिन। दुनिया के 150 से ज़्यादा देशों में रामलीला होती है और सबके राम की कहानी अलग है। मज़े की बात यह है, कोरिया के लोग कहते हैं साहब अयोध्या तो हमारे यहाँ है, इंडोनेशिया में एक अलग हैं। ठीक है। थाईलैंड के राजा वो खुद को ही जो है राम के वंशज कहते हैं। तो हर जगह जो है इन कहानियों के अलग अलग वर्जन आते हैं। तो अब एक पहला सवाल ये आता है कि अगर इनके सैकड़ों वर्जन हैं तो ओरिजिनल कौन सा है? नंबर 1 थी। ठीक है। दूसरी चीज़, आप जो अलग अलग वर्जन मिलते हैं उनसे हमको क्या कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है।
ठीक, तो आइए हम देखने की कोशिश करते हैं। तो टीम ने काम कैसे शुरू किया। टीम किसकी थी? वीएसयू कथांकर की। ईयर कौन सा है? 1919। इन्होंने क्या किया, जितने भी मैन्युस्क्रिप्ट्स मिले, ठीक है, इंडिया के महाभारत के उतने वर्जन नहीं मिलते जितने रामायण के मिलते हैं, चूँकि राम बहुत ही इंस्पायरिंग फीचर हैं। कभी मौका मिलेगा उस पर भी एक पूरा पूरा सेक्शन बनाऊंगा, लेकिन फ़िलहाल जो है चैप्टर पे फोकस करते हैं। तो इन्होंने क्या किया कि सारे जो है मैन्युस्क्रिप्ट्स उठाए और हर मैन्युस्क्रिप्ट को जो है पैराग्राफ वाइज जो है पढ़ना शुरू किया, ठीक, और मैच कराना शुरू किया कि क्या कुछ सिमिलर है। सीधी सी बात है, जो कुछ जो है सिमिलर पोर्शन मिला वो ये मान के चले कि ये जो है इसका ओरिजिनल पार्ट है। सीधी सी बात है, अगर कोई ओरिजिनल होगी तो हर किताब में होगी। जैसे क्या होता है जब हम नोट्स बनाते हैं, ठीक है, नोट्स को बहुतों को शेयर किया तो कुछ कंटेंट ऐसा होता है जो सबकी कॉपी में कॉमन होता है। इट मीन्स कि ये वो कंटेंट होता है जो कि सर ने लिखा है। लेकिन जब भी कुछ लिखवाया जाता है हम कुछ गलतियां करते हैं, कुछ अपने मन से दाएं बाएं कर देते हैं। तो वैसे ही इन किताबों के अलग अलग वर्जन मिलते हैं, ठीक है। तो कुछ किताबों में जो है कुछ अलग स्टोरी डाल दी, कुछ किताबों में कुछ अलग स्टोरी डाल दी, कुछ किताबों में कुछ अलग स्टोरी डाल दी। इससे जो है हमको ये पता चला कि ओरिजिनल स्टोरी क्या है, नंबर वन थिंग। सेकेंड थिंग, अलग अलग वर्जन में क्या नई कहानियाँ ऐड की गई, ठीक। इससे जो है उन रीजनल एरिया के कल्चर के बारे में भी पता चलता है। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, एक सीन बताता हूँ, ठीक है। रामायण की कहानी क्या है आप जानते हो। राम जी के जन्म से लेकर के कहानी शुरू होती है। राम जी जो है जंगल जाते हैं, उनकी वाइफ का किडनैप होता है और बाद में रावण को जो है मार करके वो अपनी वाइफ को लेकर के आते हैं। ओरिजिनल जो रामायण है वो इतनी है। बट जब उसके वर्जन मिलने शुरू होते हैं, और सीता जो है जनक की पुत्री थी, आप कुछ कहानियाँ पढ़ोगे तो उस कहानी में ये मिलता है कि सीता रावण की बेटी थी, ठीक। एक अमीश साहब हैं, हालांकि ये नए राइटर हैं, उन्होंने जो है जब अपनी किताब लिखी उसमें जो है ये बताया कि सीता रावण की पूर्व जन्म की गर्लफ्रेंड रही थी। हालांकि अमीश बहुत नए राइटर हैं, कभी पढ़ने मौका मिले पढ़ना ज़रूर। अमीश की जो है रामा ट्रायोलॉजी बड़े लॉजिकल ढंग से लिखी है, हालांकि मोटी मोटी किताबें हैं बट बहुत इंटरेस्टिंग बुक है। राम पर जो 3 सीरीज़ है किताबों की, अगर मोटी किताब न पढ़ने का मन हो तो एक और किताब है काशीनाथ सिंह की, काशीनाथ सिंह के अपने अपने राम। पूरी राम कहानी को इतने लॉजिकल ढंग से उन्होंने लिखा हुआ है कि आप देख करके आश्चर्यचकित रहोगे कि राम को की कहानी को जितना आदर्शवादी रूप में दिखाया जाता है उन्होंने प्योर लॉजिकल वे में दिखाने की कोशिश की, ठीक है। सिर्फ एक सीन बताता हूँ। नॉर्मली माना जाता है कि राम के को जो है जंगल भेजने में भरत का कोई रोल नहीं था, बट जो अपने अपने राम है जो भगवान सिंह की है, हाँ भगवान सिंह, सॉरी काशीनाथ सिंह मैंने गलत बोल दिया था, भगवान सिंह के, वो ये कहता है कि यह जो है कैकेयी और भरत की जो है स्ट्रैटेजी थी। उनको ये लग रहा था कि राम बहुत पॉपुलर हैं, इसलिए जो है राम को जो है अगर जो है वनवास दिया गया तो लोग इसको पसंद नहीं करेंगे, ठीक है। और सब लोग जो है राम के राजगद्दी की तैयारी कर रहे थे, ठीक। और उनको लगा कि अगर जो है राम को हटा करके भरत को सीधे राजा बनाएंगे तो लोग जो है भरत को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो उन्होंने क्या किया, भरत को बोला कि तुम ननिहाल चले जाओ। भरत ननिहाल नहीं गए, भरत आसपास ही जाकर के कहीं छिप चुके थे। दूसरी ओर कैकेयी ने जो है दशरथ से अपने वचन मांगे, और राम चूँकि आदर्शवादी थे तो राम जो है चुपचाप जंगल निकल जाते हैं। मज़े की बात यह है कि राम को जो है दशरथ की डेथ की न्यूज़ नहीं मिलती और भरत को पहले पता चल जाता है। कैसे पॉसिबल है कि एक बंदा जो है जो अभी जस्ट अपने हवेली छोड़ करके जा रहा, अपने पैलेस को छोड़ करके जा रहा है, और जाने के टाइम ही जो है मतलब उसको न्यूज़ नहीं आती, और एक दूर बंदा जो ननिहाल में है उस तक न्यूज़ पहुंच जाती, साहब आपके पिता की डेथ हो जाती है, और भरत पहले पहुंच जाते हैं। एक दूसरा सीन ये कहा जाता है कि भरत जो है राम को लिवाने जाते हैं और उनके साथ जो है पूरी सारे अयोध्या के लोग और फौज सब आई थी, जिसको देख करके लक्ष्मण जो है नाराज़ हुए थे। मतलब जो है लक्ष्मण जो है को लगा कि शायद भरत अटैक करने आए। भगवान सिंह की जो अपने अपने राम हैं वो ये कहते हैं कि वास्तव में भरत जो है फ़ौज लेकर के ही आए थे ताकि वो राम को ख़त्म कर सके। याद रखिए ये सब अपना अपना व्यू है, ठीक है। मैं सिर्फ ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि किताबों के कितने वर्जन हो सकते हैं। तो वो ये कहते हैं कि भरत दरअसल जो है राम की हत्या ही करने आए थे, लेकिन क्योंकि जो है उनको लगा कि राम ने जो है जंगल में अपना काफ़ी जो है नेटवर्क बना लिया है और जो है अब राम को टच कर पाना मुश्किल होगा, तो इसलिए जो है फाइनली जो है उन्होंने राम से जो है वहाँ पर जो लड़ाई नहीं की, उनसे फ्रेंडशिप, उनसे जो है अच्छे से मिले और उनकी जो है खड़ाऊँ लेकर के आ गए, ताकि लोगों को ये लगे, शो ऑफ किया उन्होंने
कि हाँ, हम जो है असल में राजा जो है राम ही हैं और उनके खड़ाओं के नाम पे भरत खुद राज करते रहे। तो अलग अलग कहानियाँ हैं, कभी मौका मिले तो पढ़िएगा ज़रूर। खैर, तो इन्हीं सब जो है अलग अलग वर्जन से ओरिजिनल चीज़ों को छाँटने के लिए जो है V.S. कथांकर जो है उन्होंने किताब जो है स्टडी करनी शुरू की, अलग अलग मैन्युस्क्रिप्ट्स की, और फाइनली जब तक पब्लिश हुआ तब तक 13,000 पेजेज हो गए और 47 ईयर्स लगे सिर्फ इस चीज़ को छाँटने में कि ओरिजिनल टेक्स्ट क्या है और उसमें कितना कुछ मिक्सअप हो गया है। ठीक है, उन्होंने देखा कि जो भी संस्कृत के वर्जन है उसमें काफ़ी कुछ जो है कॉमन चीज़ें रही है, लेकिन जो अलग अलग जो वर्जन मिले जो कि कश्मीर से लेके केरला तक थे, तमिलनाडु तक थे, तो उनमें जो है कई सारे रीजनल वेरिएशन आते हैं। इट मीन्स अपने स्टेट के हिसाब से उन्होंने कहानियों को कुछ मॉडिफाई कर दिया था। ठीक है, यहाँ पर एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, आप देख सकते हो, एक बहुत छोटा सा पैराग्राफ है जो कि ओरिजिनल संस्कृत का टेक्स्ट है, और यहाँ उसके एक्सप्लेनेशन में आप देखोगे कितने सारे वर्ड्स डाले हुए हैं। मीन्स हर लाइन में आप अलग अलग बुक्स में क्या क्या वर्ड दिए गए हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक शब्द कोई दिया हुआ है, ठीक है, जैसे मान लीजिए एक शब्द है, तो इस शब्द को अलग अलग किताबों में क्या क्या दिया हुआ है, ठीक है, क्या क्या वर्डिंग चेंज हैं, जो अलग अलग चेंज है, वो सारा डिस्क्रिप्शन यहाँ दिया हुआ है। तो आप देख सकते हो चीज़ें कितनी मुश्किल रही होगी, तभी जो है 47 ईयर्स लगे और 13,000 पेजेस में ये सारी चीज़ें मिलती हैं। तो पता क्या चलता है, संस्कृत वेरिएशन, जो संस्कृत वर्जन जो है वो काफ़ी कुछ सिमिलर रहे, लेकिन अलग अलग स्टेट वालों ने उसमें काफ़ी कुछ मिक्स कर दिया। ठीक है, इससे जो है इस मिक्सअप होने से लोगों को बड़ा फ़ायदा हो गया, हिस्टोरियंस को बड़ा फ़ायदा हो गया। इससे हमको जो है उस इलाके के कल्चर को जानने में मदद मिली। एडिशनली हमको ये पता चला कि उस दौर की जो सोसाइटी थी वो कैसी थी, उनका कल्चर कैसा था, उनकी बिलीव्स और उनकी जो है जो उनका जो ट्रेडिशन है वो कैसा रहा है। ठीक है, इसी तरह से उस दौर के अलग अलग लिटरेचर की भी किताबें खोजी गई और उससे जो है हमको काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है। ठीक, नॉर्मली ये माना जाता है कि अब जो ब्राह्मण से जब बात की जाती है तो उनको वो ये कहते हैं कि जो भी सांस्कृतिक ट्रेडिशन है, जो ब्राह्मणिक ट्रेडिशन है, वो जो है अथॉरिटेटिव है, मीन्स वही पूरे इंडिया पे इम्प्लीमेंट होती थी। ठीक, जो भी ब्राह्मण्स के जो रूल्स एंड रेगुलेशन हैं वही पूरे भारत पे इम्प्लीमेंट होते थे। बट जैसे जैसे जो स्टडी बढ़ी उससे ये पता चला कि जो है ऐसा नहीं था कि जो भी ब्राह्मणिक फार्मूले थे वो पूरे इंडिया में एक जैसे इम्प्लीमेंट हो रहे थे, उनमें कई सारे वेरिएशन आ रहे थे और कई बार तो जो है ब्राह्मणिक ट्रेडिशन को स्ट्रिक्टली रिजेक्ट कर दिया गया और जो है उनके पैरेलल कई दूसरी ट्रेडिशन भी चलते रहे। अब आते हैं एक एक करके एग्जाम्पल्स पर कि जो है सोशल स्ट्रक्चर कैसा था, फैमिली स्ट्रक्चर्स कैसा था, किनशिप एंड मैरिजेज, मेनी रूल्स एंड वैदिक प्रैक्टिसेस। फैमिली सबसे पहले आते हैं फैमिलीज़ के बारे में। तो फैमिली अलग अलग तरह की होती है, सारे फैमिली एक जैसे नहीं होते। ठीक है, फैमिली का जो स्ट्रक्चर कैसे डिज़ाइन किया जाए ये भी नहीं कह सकते। कुछ जगहों पे हस्बैंड वाइफ बच्चे इतनी ही फैमिली है। जो ट्रेडिशनल सोसाइटी है, हस्बैंड वाइफ बच्चे हो गए, उनके मम्मी पापा हो गए, कई सारे रिलेटिव्स, सब मिला करके जो है फैमिली होते थे। तो अगर सिंपल वे में हम जो है अगर फैमिली को डिफ़ाइन करना चाहें तो बेसिकली फैमिली ऐसे लोगों का समूह है जो कि एक दूसरे के रिलेशनशिप में है, नंबर वन थिंग। ठीक, ये सारे लोग जो है ये एक जो है रिलेशनशिप के हैं। दूसरी चीज़ क्या है कि ये लोग जो है जो भी घर के रिसोर्सेज हैं और फूड हैं वो शेयर करते हैं और साथ ही लगभग साथ साथ रहते हैं, काम करते हैं और सारे जो पूजा पाठ हैं वो एक साथ करते हैं। ठीक, पहली चीज़ रिलेटिव हैं, सारे लोग एक ही फैमिली एक रिलेशन में हैं। दूसरी चीज़ घर और जो दूसरे रिसोर्सेज हैं वो साथ साथ शेयर करते हैं, खाना साथ साथ खाते हैं और जो भी पूजा पाठ है और काम है वो एक साथ करते हैं। ये सबसे सिंपल डेफिनेशन हो जाती है फैमिली की। तो इस तरह से फैमिली छोटे भी हो गए, बड़े भी हो गए। ठीक, अब फैमिली से रिलेटेड कुछ और टर्म आ रहे हैं जो कि सांस्कृतिक ट्रेडिशन में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं और जिनको लेकर के आगे हम चलेंगे। ठीक, पहला टर्म आता है कुल। ठीक, कुल क्या है, तो बेसिकली जो है फैमिली के लिए ही टर्म आता है। जो एक कुल वधू आती है तो हमारे फैमिली की जो बहू है वही कुल वधू है। जाति, लार्जर नेटवर्क ऑफ किनफोक। जाति क्या है, तो एक फैमिली से जो आप जुड़े हुए कई और फैमिली, जैसे एक फैमिली और उनके बच्चे हुए, ठीक, फिर उनकी फैमिली बनी, उनकी फैमिली बनी, तो इस तरह से कई सारे जो है रिलेटिव्स का जो लार्जर ग्रुप होता है वो जाति बन जाती है। वंश,
तो वंश क्या है? तो वंश एक लीनेज को बताता है, जैसे बाप हो गया, उसके बाद उसका बेटा हुआ, फिर उसके बाद उसका बेटा हुआ, फिर उसके बाद उसका बेटा हुआ। याद रखिए बेटियों को काउंट नहीं करते थे। जो भी बेटी है वो दूसरी जगह चली जाती थी तो बेटी को जो अपने फैमिली का बाहर मानते थे, ठीक है। तो बेटे के थ्रू जो है जो भी फैमिली लाइन चलती है उसी को जो है वंश कहते हैं। तो इस तरह से ये फैमिली का जो है जो भी फैमिली के बारे में हमको पता चलता है। फैमिली जो भी थे ये जो है बेसिकली ब्लड रिलेशन पर ही थे नेचुरली। आगे चलते हैं। जो भी हिस्टोरियंस हैं उसमें जो है जो एलीट क्लास है उनके फैमिली के बारे में काफ़ी इजी इन्फॉर्मेशन मिलती है। क्यों? क्योंकि जो एलीट क्लास थे उनके बारे में किताबें लिखी गई, तो ऐसे केस में एलीट फैमिलीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती है। एट द सेम टाइम ऑर्डिनरी पीपल, उनके बारे में खोजना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि उनके बारे में रिटन रिकॉर्ड्स बहुत कम हैं, इसलिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर भी उन्होंने जो है अलग अलग तरीके से पता करने की कोशिश की कि बाकी लोगों की सोच क्या थी या फिर बाकी लोगों की सोसाइटी का स्ट्रक्चर कैसा था। द आइडियल ऑफ पैट्रिलिनी, दो तरह का सिस्टम होता है, एक होता है मैट्रिलिनी, ठीक है, और एक होता है पैट्रिलिनी, ठीक। मैट्रिलिनी मतलब मदर साइड से फैमिली चले, ठीक, मतलब माँ हो गई, उसके बाद उसकी जो है बेटी है पावर में आई, उसके बाद उसकी बेटी पावर में आई, उसके बाद उसकी बेटी पावर में आई, ठीक। पैट्रिलिनी फादर आया, ठीक, फादर के बाद उसका बेटा पावर में आया, उसके बाद उसका बेटा पावर में आया, उसके बाद उसका बेटा पावर में आया, ठीक। तो पैट्रिलिनी जहाँ पर जो है जो फैमिली लीनेज है वो फादर साइड से चलती है। मैट्रिलिनी जहाँ पर जो है फैमिली लीनेज मदर से चलती है। याद रखिए पहले जो टर्म यूज़ होता था वो था पैट्रियार्की और मैट्रियार्की, लेकिन बाद में लोगों ने समझा कि पैट्रियार्की का मतलब होता है पावर और पैसे का ट्रांसफ़र जो है फादर से बेटे को हो। मैट्रियार्की का मतलब है पावर और पैसे का ट्रांसफ़र माँ से बेटी की ओर हो। बाद में लोगों ने महसूस किया कि साहब पैसा और पावर तो हमेशा बेटों को ही मिला है, अगर माँ साइड से भी ट्रांसफ़र हो रहा है तो दामाद को मिला है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि औरतों ने जो है पावर यूज़ की हो। इसीलिए जो टर्म चेंज कर दिया, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा, वीडियो को फिर से पीछे करके देख लेना। इसीलिए जो नया टर्म आया वो था पैट्रिलिनी और मैट्रिलिनी, ठीक है। पैट्रिलिनी जो वंश है वो फादर साइड से चलेंगे और मैट्रिलिनी जो वंश है वो मदर साइड से चलेंगे। आज भी जो है आप जब मेघालय आते हैं तो मेघालय में कुछ ट्राइब्स हैं, स्पेशली खासी ट्राइब है, वहाँ पर मैट्रिलिनी सिस्टम चलता है, ठीक। वहाँ पर वंश जो है माँ साइड से चलता है कि माँ की जो छोटी बेटी होती है वहाँ पर जो है आप शादी करके लड़की लड़के के घर नहीं आती, बल्कि जो है लड़का वो लड़की के घर चला जाता है। जो छोटी बेटी होती है अब वो माँ के साथ रहती है और जो है जो दामाद है उसको माँ के साथ रहना पड़ता है, ठीक है। तो जो महाभारत है वो पैट्रिलिनी को फोकस करता है। इट मीन्स कि जो है कैसे पता चलता है, तो महाभारत की बेसिक स्टोरी क्या है, ठीक। एक फैमिली है, ठीक, उसके अंदर दो बेटे होते हैं, धृतराष्ट्र और जो है पांडु, ठीक। उन्हीं से जो है दो फैमिली लाइन चलती है। धृतराष्ट्र के बेटे कौरव थे और पांडु के बेटे जो है वो पांडव कहलाए। और ये पूरी जो है पावर की लड़ाई जो है पूरा जो महाभारत की कहानी है ये इन्हीं दो जो है कजिन्स के बीच की लड़ाई है कि कौन जो है राजगद्दी पर राज करेगा, कौरव लोग राज करेंगे या पांडव लोग राज करेंगे। ये दोनों ही एक ही फैमिली के जो है कजिन्स थे जो कि आपस में राज्य हस्तिनापुर राज्य था इनका, उस पर कब्जे के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, ठीक है। यहाँ पर वही डेफिनेशन दी है कि पैट्रिलिनी क्या है, तो डिसेंट फ्रॉम फादर टू सन। मैट्रिलिनी जब डिसेंट माँ से जो है बेटी की ओर काउंट की जाती है, ठीक है। तो बेसिकली जो एक छोटा सा जो कस्बा था दिल्ली के आसपास का कुरु, छोटा सा जनपद था, वहीं पर जो है लड़ाई होती है कुरु और पांडवों की, ठीक है। हस्तिनापुर इनका राज्य था और फाइनली पांडव जो है इस युद्ध में जीत जाते हैं। कहानी आप जानते हो, ठीक है, तो इसलिए इस पर ज़्यादा जा नहीं रहे। और इसमें जो है एक चीज़ साफ साफ आती दिखती है कि जो सिस्टम है वो पैट्रिलिनी है। क्यों? जो भी पावर का जो ट्रांसफ़र हुआ है वो फादर से बेटे की ओर हुआ है, ठीक। और जो महाभारत साफ साफ कहती है कि पैट्रिलिनी ही जो है सबसे सही तरीका है और जो है पावर ऐसी ट्रांसफ़र उस दौर में होती थी जब फादर की डेथ हुई और उससे जो है पावर बेटे को ट्रांसफ़र हो गई। लेकिन आप देखोगे इसमें कुछ चीज़ें चेंज होती, ऐसा नहीं था
कि यह एक स्टैंडर्ड फार्मूला था। कुछ खास कंडीशन में पावर ट्रांसफ़र में कुछ चेंजेज भी आते थे। बहुत सारे जो पुराने, यहाँ पर थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन है। कई बार क्या होता था, जब राजा के पास बेटे नहीं, ये पूरा वो इलाका है जहाँ पर उस दौर के जो फेमस राज्य थे जिन्होंने इस पूरे युद्ध में पार्टिसिपेट किया था। महाभारत युद्ध माइथोलॉजी ये कहती है कि यह दुनिया का जो है सब महानतम युद्ध था। ऐसा युद्ध न इतिहास में कभी हुआ न कभी भविष्य में होगा। बकवास है, हमको पता है कि इससे बड़े बड़े युद्ध हो चुके हैं, बट बेसिकली ये उस दौर के शहर हैं। ये दिल्ली से लेकर के यूपी के आसपास तक का इलाका है। ये इंद्रप्रस्थ और हस्तिनापुर, ठीक है, यही दो फेमस शहर थे जिसको लेकर के सारा का सारा जो है लड़ाई हुआ था। हस्तिनापुर जहाँ पर जो ओरिजिनल राज्य था, इंद्रप्रस्थ में पांडव बसे थे, हस्तिनापुर में कौरव लोग रूल कर रहे थे। बाद में जो हरा करके इन्होंने उस पर भी कब्जा किया हुआ था, ठीक है। बेसिकली एरिया कौन सा है, तो एक बार मैप में हम इसको देख लेते हैं। तो ये जो है बेसिकली ये दिल्ली के आसपास का जो इलाका है, उत्तराखंड नहीं सॉरी, ये जो है बस इसी इलाके में पूरी जो है कहानी जो है निपट जाती है। और जो है पंडित जी लोगों की इससे कहानी सुनोगे तो उनको जो है वो विश्व के सबसे महानतम युद्ध दिखेगा, जो कि वहाँ जो एक कबीले की लड़ाई थी, ठीक। तो इस तरह से जो है यहाँ पे, हाँ ठीक है, तो हम कहानी पे चल रहे थे। तो एक और हमको ये दिखता है कि जो पावर का ट्रांसफ़र था वो जो है फादर से बेटे की ओर होता है, ऐसा जो है महाभारत कहता है। एट द सेम टाइम हमको कई दूसरे टेक्स्ट से पता चलता है कि कई बार जो है भाई लोग भी जो है दूसरे भाई की जगह रूल करते हैं। कई बार जो दूसरे रिश्तेदार थे उन्होंने भी रूल किया। इवन कि कई बार जो कुछ रेयर केस में महिलाओं ने भी रूल किया है, जैसे कि प्रभावती गुप्ता, जो कि चैप्टर 2 में हम पढ़ चुके हैं। तो ऐसा नहीं था कि पैट्रिलिनी वो एक स्टैंडर्ड फार्मूले के तौर पे हर जगह इम्प्लीमेंट होता था। कुछ जगहों पर जो है उसके एक्सेप्शंस भी थे, बट ये सच है कि मोस्ट ऑफ जगहों पे पैट्रिलिनी ही फॉलो हुआ है, ठीक। पैट्रिलिनी का एक और बड़ा प्रूफ जो है वो ऋग्वेद के मंत्रों में मिलता है। वहाँ पर जो है जो रिच लोग थे वो जो है जो ब्राह्मणों को काफ़ी सारा दान देते थे और उसके लिए वो पूजा पाठ करवाते थे, ठीक है। ऋग्वेद का जो है एक टेक्स्ट है, ठीक, जो कि 1000 BC के आसपास लिखा गया था। इस कविता में क्या कुछ कहा गया है, आइए देखते हैं। आई फ्री फ्रॉम हियर बट नॉट फ्रॉम देयर। ये एक शादी के टाइम जो है मंत्र, ये आज भी पढ़ा जाता है कि मैं इसे यहाँ से मुक्त करता हूँ। लड़की का पिता है वो जो है शादी के टाइम जो है ये वचन दे रहा है कि मैं इसे यहाँ से मुक्त कर रहा हूँ, मीन्स लड़की को मायके से फ्री कर रहा हूँ, बट नॉट फ्रॉम देयर। लेकिन मैं इसको वहाँ से मुक्त नहीं कर रहा, मैं तुम्हारे पास से मुक्त नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ जो है इसके मायके से फ्री कर रहा हूँ आपके, लेकिन जो है आपके पास से फ्री नहीं कर रहा हूँ, मीन्स जो उसका हस्बैंड है उसके पास से फ्री नहीं कर रहा हूँ। आई हैव बाउंड हर फर्मली देयर। मैंने इसे जो है वहाँ से जो है बहुत मजबूती से बांधा है। सो दैट थ्रू द ग्रेस ऑफ इंद्रा सी विल हैव फाइन सन। कहा कि जो है ताकि वो इंद्र के कृपा से, उस दौर में याद रखिए इंद्र सबसे महान देवता थे। आज के दौर में इंद्र भगवान की पूजा भगवान जाने कहाँ होती है, वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं रहे, दूसरे देवता ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गए, राम कृष्ण दुर्गा जी और दूसरे लोग। आजकल तो बाबा जी भी भगवान बने बैठे हैं, लेकिन उस दौर में इंद्र सबसे जो है महानतम देवता थे। तो चूँकि वेद की लाइन है तो इंद्र को जो है वर्शिप कर रहे हैं कि इंद्र की कृपा से उसके जो है बहुत जो है अच्छे अच्छे बच्चे पैदा हों और जो है वो अपने हस्बैंड के से जो है प्यार पाए। तो यहाँ पर हमको क्या पता चलता है, ये ऐसा पोयम है जो ये दिखाता है कि उस सोसाइटी में जो है बेटों की कितनी इज्जत थी कि जब हम शादी भी कर रहे हैं तो शादी करते समय जो हमारी जो ईश्वर से डिमांड है वो भी सिर्फ यही है कि बेटे पैदा हों। क्या ऐसा कोई फार्मूला था क्या कि मंत्र पढ़ने से बेटे ही पैदा होंगे, और क्या बेटी के बिना काम चल जाएगा? बट ये चीज़ दिखाता है कि सोसाइटी में बेटों को लेकर के किस हद तक जो है उस ज़माने में जो है लोगों के अंदर जो है मतलब सोच थी कि हम जो है हमें बेटे ही चाहिए, और जब बेटे पैदा होंगे तभी उसका हस्बैंड उससे प्यार करेगा। कुछ तक कहानी कुछ ऐसे दिखाती है। अगेन एक लाइन और पता चलती है यहाँ पे, जो पहली लाइन है उससे ये भी पता चलता है कि देखिए साहब, शादी हो गई तो इस घर से आपका रिश्ता ख़त्म, मतलब मायके से आपका रिश्ता ख़त्म, लेकिन वहाँ से आपको फ्री नहीं किया है, तो आप अब हस्बैंड की ही जिम्मेदारी हैं। अब हम जो है हमने आपको वहाँ से फॉर्मली जो है आपको बांध दिया है, तो
तो अब आप वहाँ से मुक्त नहीं हो सकते। इसीलिए कहा जाता है कि बेटी जो है वो डोली में जाती है और अर्थी में ही वापस आती है, वो अर्थी में ही जो है ससुराल से निकलती है। खैर ये माइथोलॉजी है, इसीलिए हिंदू धर्म में तलाक का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। एक और कहानी है, वाई किन फोक क्वारल्ड। आदि पर्वन जो कि जो है महाभारत का एक पूरा फर्स्ट सेक्शन है, उसमें जो है कौरव और पांडवों के बीच लड़ाई का एक की जो है रीज़न के बारे में बताया है कि जो कौरव कौन थे, तो बेसिकली यह धृतराष्ट्र के बेटे थे और पांडव ये उनके कज़िन थे। जैसे दो भाई थे, धृतराष्ट्र और पांडु, ठीक है। अब जो धृतराष्ट्र के बेटे कौरव और पांडु के बेटे पांडव। होता क्या है, जो धृतराष्ट्र है वो ब्लाइंड था, ठीक। अब ब्लाइंड था इसलिए उसको राजा बना नहीं सकते थे। आप एक एक करके देखते चलिएगा कि क्या वो फैक्टर्स हैं जिनके बेस पे राजा होना ना होना डिसाइड करता था। तो पहली चीज़, अगर वो धृतराष्ट्र अंधे थे इसलिए पांडु को राजा बना दिया गया। लेकिन हुआ क्या कि जो है पांडु जो है उसकी इमीडिएट बहुत जल्दी डेथ हो गई, ठीक। ये नहीं पता चलता कैसे डेथ हुई, कुछ बीमारी थी जिसके कारण जो पांडु की जल्दी डेथ हो जाती है। अब दिक्कत ये थी कि बच्चे जो है बहुत छोटे थे, इसलिए धृतराष्ट्र को फिर से राजा बना दिया गया। अगेन कि मतलब अगर बच्चे छोटे हों और कोई और ऑप्शन हो ना, तो अगर जो है राजा विकलांग हो तो भी जो है वो राजा बन सकता है, ठीक। तो धृतराष्ट्र राजा बन जाता है। जैसे जैसे बच्चे जो है ग्रो होने लगे, कौरव और पांडव बड़े होने लगे, वैसे वैसे हस्तिनापुर के जो लोग थे उन्होंने अपनी प्रेफरेंस एक्सप्रेस करनी शुरू की और उनको लगता था कि जो पांडव हैं वो बेहतर राजा बनेंगे। इस बात से जो कौरव थे बहुत नाराज़ हुए और कौरवों में, जैसा कि आप माइथोलॉजी जानते हो कि 100 भाई कहा जाता है, उसमें जो सबसे बड़े थे दुर्योधन, उसने वो अपने पिता के पास गया। उन्होंने कहा कि देखिए पिता, आप ज़रूरत से ज़्यादा ही महान थे। कहा कि जो है यह जो राजगद्दी थी वो आपको मिलनी चाहिए थी। क्यों? क्योंकि आप बड़े बेटे थे, लेकिन आपने यह राजगद्दी नहीं ली। क्यों? क्योंकि आपके अंदर डिफेक्ट था, आप देख नहीं सकते थे, ठीक। और जो है अगर मान लीजिए पांडु अगर जिंदा होते तो यह राजगद्दी तो उनको वैसे मिल जाती। क्यों? क्योंकि जो है पांडु राजा थे तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है पांडु के बेटे पांडव राजा बन जाते और इस तरह से उनके बेटे राज करते रहते और हम लोग को जो है वैसे ही इग्नोर करके फेंक दिया जाता और हम लोग जो है हमारे हाथ में राजगद्दी नहीं आती, ठीक है। तो अब इससे जो है क्या पता चलता है? सीधी सी बात है, एक राजा है, उसके अगर 2 बेटे हैं तो दोनों तो राजा नहीं बनेंगे, कोई एक राजा बनेगा और दूसरे को राजगद्दी से मुक्त होनी पड़ेगी। अब ये राजा बना तो इसका बेटा राजा बनेगा, फिर उसका बेटा राजा बनेगा और फिर बाद में इसकी जो फैमिली होगी वो इग्नोर होती जाएगी, ठीक। तो ऐसे केस में लोगों के लिए ये ईजी नहीं था, कभी भी जो है लोग ये चीज़ों को ईज़िली एक्सेप्ट नहीं कर पाते थे कि जो है अगर राजगद्दी हमें मिलने की संभावना है तो नेचुरली वो चाहेंगे कि हम राजा बने और हमारे अगली जनरेशन जो है सिक्योर हो। सीधी सी बात है, जो है दुर्योधन है वो भी यही चाहता था कि अगर जो है मेरे पिता राजा बन चुके हैं, भले लोग ये चाहते हैं कि पांडव जो है राजा बने, लेकिन राजा हमें बनना चाहिए क्योंकि जो है मेरे पिता जो है आपने एक बार गलती की, जो है राजगद्दी पांडु को दे करके, लेकिन आपको अब जो है ये राजगद्दी मुझे देनी चाहिए, ना कि पांडु के बेटों को, ठीक है। अब इस पैराग्राफ से हमको क्या क्या पता चलता है? याद रखिए पैराग्राफ बेस्ड जो है क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो इस पैराग्राफ से में क्या क्या पता चलता है कि राजा बनने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया हैं। तो पहली चीज़ ये थी कि राजा को फिजिकली फिट होना चाहिए। याद रखिए धृतराष्ट्र को पहली बार राजा इसीलिए नहीं बनाया गया था, ठीक है। तो पहली चीज़ फिजिकली फिट होना चाहिए, कोई डिफेक्ट नहीं होना चाहिए। दूसरा रूल क्या था कि राजा जो है वो एक मैच्योर एज में होना चाहिए, बच्चा बिल्कुल नहीं हो, बच्चा को राजा नहीं बना सकते। तीसरी चीज़ कि अगर जो है राजा जो है डिफेक्टेड है, आज के दौर में तो डिफेक्टेड नहीं कहना चाहिए, दिव्यांग वर्ड यूज़ होता है, तो उस केस में उसका भाई राजा बन सकता था, जैसा कि पांडु राजा बना। अगेन अगर राजा की प्री मैच्योर डेथ हो रही है, ठीक है, और कोई राजगद्दी संभालने वाला नहीं है, तो पर्सन विद डिसेबिलिटी अगर राजघराने का हो तो वो ही राजा बनेगा। याद रखिए कि जो पावर का ट्रांसफ़र हो रहा है वो सिर्फ एक खास फैमिली में ही चल रहा है, बाकी जगहों पे नहीं चल रहा, ठीक है। अगेन यहाँ पर भी वही बात हो रही है कि एक पर्टिकुलर फैमिली में पैदा होना बहुत इम्पॉर्टेंट था, अदरवाइज़ आपको राजा बनने का अधिकार नहीं था। क्योंकि आप देख सकते हो कि पांडु की डेथ हो गई है और धृतराष्ट्र अंधे हैं, फिर भी राजा वही दोनों बन सकते थे।
तीसरे जो है बाहर के लोग कितने भी योग्य हों उनको राजा बनने नहीं दिया गया। भीष्म थे और भी दूसरे लोग थे, तो उन लोगों को राजा बनने नहीं दिया गया। तो उस दौर में जो एक ख़ास फैमिली में पैदा होना ये बहुत इम्पॉर्टेंट था। आपको क्या लगता है, क्या यह जस्टिफाइड था, क्या यह उचित था? तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आज का डेमोक्रेसी वाला सिस्टम ज़्यादा ठीक है या फिर इस तरह के राजघराने वाला सिस्टम ज़्यादा ठीक था। रूल्स ऑफ मैरिज, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। हम जो है लंबे समय से जो है अपने शादी की परंपराएं देखते आए हैं और एक नई सी परंपरा आ रही है लव मैरिज की, ठीक है। तो हम जनरली यही दो तरह की परंपरा देखते हैं। एक पुरानी परंपरा जिसमें फैमिली वाले एक शादी के एक रिश्ता पसंद करते हैं, एक लड़के को या लड़की को पसंद करते हैं और हमारी शादी हो जाती है, ठीक। और दूसरा है कि हम लव मैरिज करते हैं। बट जब हम इतिहास से उठाते हैं तो शादियों के कई और परंपराएं मिलती हैं। जो ट्रेडिशनल क्या था कि वही जो बताया हुआ कि जो है फैमिली वाले जो है वो एक लड़का पसंद किए और उसे शादी किए, ठीक। उसमें भी कई टर्म्स एंड क्लॉजेस थे। नॉर्मली ये माना जाता था कि शादी किससे होगी, ठीक है। इन शादियों के 4 टाइप हैं। एक है एंडोगैमी, मीन्स शादी जो है आपके अपने ही कम्युनिटी में होगी, अपना ही जो किन ग्रुप है, जो रिलेटिव्स हैं, कास्ट हैं, या अपने ही जो ग्रुप जो आपके आसपास रह रहे हैं, शादी उनमें होगी। बेसिकली जो मुस्लिमों की शादी होती है वो एक एंडोगैमी होती है। क्यों? क्योंकि वो अपने ही फैमिली में, अपने रिलेशन में उनकी शादी हो जाती है। एक्सोगेमी क्या है? तो एक्सोगेमी का मतलब जो शादी होती है वो जो है अपने जो है यूनिट से बाहर होती है, ठीक। अपने जो है जो सोसाइटी से वो बाहर होती है, एक्सोगेमी। पॉलीगैनी इसका मतलब क्या है? एक आदमी की कई सारी वाइफ होगी, ठीक। पॉलीएंड्री इट मीन्स कि एक वीमेन की कई सारे हस्बैंड होंगे, ठीक। पॉलीगैनी राजाओं के भीतर बहुत कॉमन थी, बट महाभारत में पॉलीएंड्री का भी रेफरेंस मिलता है। नॉर्मली ये माना जाता है कि जो है एक राजा है उसकी कई वाइफ्स हो सकती हैं, बट हम ये नहीं मान पाते हैं कि साहब एक लड़की होगी उसके कई हस्बैंड हो सकते हैं। बट महाभारत में आप देखोगे द्रौपदी के 5 हस्बैंड थे और ये चीज़ उस दौर में नॉर्मल सी बात थी। और सोच के देखो अगर एक राजघराने में ऐसा हो सकता है तो कॉमन लोगों में किस हद तक जो है ऐसा रहा होगा। इवन कि आज भी कुछ एक ट्राइब्स ऐसे हैं शायद हिमाचल में जहाँ पर ये पॉलीएंड्री जैसे ट्रेडिशन रहे हैं, जहाँ पर कई लोग जो है मिल कर के, मतलब भाई लोग मिल कर के एक लड़की से शादी करते हैं। खैर, और देखते हैं तो नॉर्मली जो ब्राह्मणिक सिस्टम ये कहता है कि एक्सोगॉमी इज़ द बेस्ट, कि आप जो शादी करोगे वो अपने जो है जो मतलब जो शादी होगी वो आपके रिलेशन में बिल्कुल भी नहीं होगी। वो कई लेवल पीछे तक जाते हैं और जा कर के देखते हैं कि ये जो लड़की की फैमिली है वो किस तरह से हमारी रिलेटिव तो नहीं है, तभी जा कर के वो शादी करते हैं। और ब्राह्मण्स मानते थे कि यही जो है स्टैंडर्ड फार्मूला है, ठीक है। अब ब्राह्मणिक सिस्टम में राइट टाइम पर राइट पर्सन से शादी करना बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। अच्छा, ये राइट टाइम क्या है? ये बड़ा जो है क्रिटिकल है। नॉर्मली राइट टाइम की जो डेफिनेशन है, जो कि जो है मनुस्मृति या दूसरे ग्रंथ कहते हैं, वो ये कहते हैं लड़की का जो पीरियड आने का एज है, मीन्स जो है 11-12 साल के पहले जो है शादी कर देनी है लड़की का। और राइट पर्सन, अगेन जो राइट पर्सन की जो डेफिनेशन है वो उनकी बड़ी अजीबोगरीब है, क्योंकि उनके लिए जो सबसे राइट पर्सन था वो एक विद्वान ब्राह्मण आदमी होता था। राइट पर्सन, सबसे राइट जिस बंदे को सबसे राइट मानते थे वो था एक विद्वान ब्राह्मण आदमी, ठीक, जो जनरली जो है कई बार राजाओं का गुरु भी होता था। और यही वजह थी कि ऐसे भी डिस्क्रिप्शन मिलते हैं चाहे इवन कि 18th सेंचुरी तक, कि मतलब बंगाल में ऐसे भी ब्राह्मण्स का डिस्क्रिप्शन जो है हिस्ट्री में मिलता है कि एक बंदे की 200 वाइफ थी। 80 साल की उम्र में जब वो डेथ होता है तो उसकी जो सबसे छोटी बेटी वाइफ थी, बेटी कह दिया गलती से, वो 8 साल की थी। खैर, तो कन्यादान को जो है सबसे जो है महत्वपूर्ण काम माना जाता है और आज भी जो है यह एक बाप की सबसे बड़ी जो है सबसे इम्पॉर्टेंट रिलीजियस ड्यूटी कही जाती है कि हमने कन्यादान किया। इसको एक सबसे बड़ा रिचुअल माना जाता है हिंदू माइथोलॉजी में, ठीक है। जैसे जैसे नए शहर हुए तब वैसे वैसे लाइफ बड़ी क्रिटिकल हुई। पुराने दौर में चीज़ें इजी थी कि आपने जो है एक विद्वान आदमी को पकड़ा और उससे अपनी बेटी की शादी कर दी, ठीक। सोचिए 8-10 साल की एज में शादी होती थी, डजेंट मैटर क्या कंसेंट था भी कि नहीं था, भगवान जाने, लेकिन चीज़ें अब शादी हो जाती है। बट हो क्या रहा है कि धीरे धीरे कई और ट्राइबल सोसाइटीज़ थी या अलग अलग कम्युनिटीज़ थी वो हिंदुज़म में मर्ज हो रहे हैं। और उनके आने के साथ साथ होता क्या है, कई नए तरह के बिलीफ और प्रैक्टिसेस जो है वो इन्वॉल्व होने लगते हैं, ठीक। और इससे जो है जो ब्राह्मणिक सिस्टम था वो थोड़ा जो है वो डिस्टर्ब होने लगता है।
इसके लिए उन्होंने क्या किया, एक किताब लिखी मनुस्मृति, ताकि सोसाइटी को रेगुलेट किया जा सके। उसमें उन्होंने 8 तरह के शादी की बात कही। ठीक, कितने? 8 तरह के शादी की बात कही, जिसमें जो है 4 को उन्होंने सही कहा, 4 को उन्होंने खराब कहा। सबसे अच्छी शादी क्या थी, इसको जो है थोड़ा सा जो है, इसमें सिर्फ 4 ही दिए हुए हैं, हम जो है 8 को देखते हैं ताकि जो है हमारा काम थोड़ा सा और इजी और बेहतर हो जाए। सबसे बढ़िया शादी क्या, अगर पिक्चर क्वालिटी साफ़ ना आए तो ऊपर के जो 3 डॉट्स हैं उस पर क्लिक करके वीडियो क्वालिटी को इम्प्रूव कर लीजिएगा, तो आपको पिक्चर जो है ज़्यादा साफ़ हो जाएगी, तो आपको जो बेहतर तरीके से समझ में आएगा। सबसे बेहतर शादी क्या है? सबसे बेहतर शादी जो है वो ब्रह्म विवाह था। उसमें क्या था कि माता पिता एक अच्छा वर खोजते हैं और उससे अपनी बेटी की शादी कर देते हैं और अच्छा खासा गिफ्ट देते हैं। याद रखिए, हर बार जो है शादी का टाइम जो है दूल्हे को हैवी गिफ्ट देना, इसको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना गया। ठीक, देव विवाह ये क्या है कि जो भी यज्ञ करने वाला पुरोहित है उसी के साथ जो है अपनी बेटी की शादी कर दे। जो भी आपके घर में पूजा पाठ कराता है उसी पंडित जी के साथ शादी कर दीजिए, तो आपके शादी का जो लेवल होगा वो देव विवाह मतलब भगवान के शादी के लेवल का जैसा होगा। आर्ष विवाह, कन्या के पिता जो है वो वर से जो है पैसा ले करके, एक गाय बैल ले करके अपनी बेटी की शादी कर रहा है। मीन्स शादी के लिए लड़के से पैसा ले करके शादी करना। ठीक, नेक्स्ट है प्रजापति विवाह, मतलब बिना जो है दान दहेज के वर को जैसे शादी कर देना। ठीक, फिर नेक्स्ट आसुर विवाह, लड़की का पिता जो है लड़के के पिता से जो है पैसा लेकर के शादी कर रहा है। ठीक, मतलब इसको कितना क्रिटिसाइज़ किया, कहा कि यह जो है असुरों का, राक्षसों की शादी का ट्रेंड है कि लड़की वाले जो है लड़के से पैसा मांग रहे हैं। मतलब लड़के वाले पैसा मांगे दैट्स गुड, वो पैसा ले रहे हैं दैट्स गुड, लेकिन लड़की का बाप जो है वो लड़के से पैसा नहीं मांगना चाहिए। गंधर्व विवाह, ये आपका लव मैरिज है। ठीक है, कि माता पिता रेडी नहीं है लेकिन फिर भी जो है लड़के लड़की एग्री हैं, मियाँ बीबी राजी, तो क्या करेगा काजी, फाइनली शादी हो गई, दैट इज़ गंधर्व विवाह। खूब हुआ। राक्षस विवाह, इसमें क्या है, लड़की को किडनैप कर लिया, शादी कर लिया। ठीक है, और लास्ट जो है कोई लड़की है वो सोई हुई है या नशे में है और उसके साथ जो है आपने जो है इलीगल तरीके से मतलब उसके साथ फिजिकल रिलेशन बना लिए, सिंपल रेप। ठीक है, तो उस दौर में इन सारी चीज़ों को शादी ही मानी जाती थी, लेकिन सभी को उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। याद रखिए, शादियाँ 8 थी, लेकिन इसमें सिर्फ 4 शादियों को उन्होंने एक्सेप्ट किया। कहा कि जो है पहला वाला जिसमें अच्छा गिफ्ट में क्या था कि जो लड़की का बाप है वो उसको अच्छे अच्छे कपड़े पहनाएगा, खूब सारी ज्वेलरी देगा, और एक जो है ऐसे आदमी से शादी करेगा जो कि वेद को अच्छे से पढ़ाओ लिखाओ, वेद पढ़ा लिखाओ। सीधी सी बात, कौन है वो, ब्राह्मण ही होंगे। तो ये शादी को उन्होंने सबसे शानदार शादी कही कि आपको जो है सीधा स्वर्ग मिलेगा। और यही वजह है राजघरानों की जो है खूबसूरत कई सारी लड़कियां जो है उनकी शादी जो है कई जो है जंगल के आश्रम में रह रहे जो सन्यासियों से खूब हुई है। ठीक, 4th शादी कि राजा जो है वो फादर जो है लड़की के हस्बैंड को जो है लड़की जो है उसके हस्बैंड को सौंपता है और ये कहता है तुम दोनों लोग मिल करके अपनी सारी ड्यूटीज़ अच्छे से परफॉर्म करो। ठीक, और जो है लड़के के प्रति ऑनर शो करता है। ठीक, इसी तरह से 5th शादी, इसको भी उन्होंने एक्सेप्ट किया था, जिसमें ये कहा था कि जो लड़का है वो लड़की को एक्सेप्ट करता है और काफ़ी सारा उसको जो है गिफ्ट मिलता है, और इस तरह से ये शादी होती है। ठीक, द वॉलंटरी यूनियन, लड़के लड़की अपने मन से लव मैरिज करते हैं। ठीक, तो ये 4 शादियाँ उन्होंने एक्सेप्ट की। बाकी जो रेप था, किडनैपिंग थी, और जो पैसे लड़की वालों का पैसा लेना, इन चीज़ों को उन्होंने स्ट्रिक्टली रिजेक्ट किया, कहा ये शादी के तरीके गलत हैं। तो हम इस तरह से देखते हैं कि अलग अलग जो है उस दौर में भी जो है जो बाकी जो सोसाइटी जो ब्राह्मणों से मिक्स हो रही थी, उनके कारण हिंदू धर्म में भी कई अलग तरह के शादी की परंपराएं इन्वॉल्व हो गई थी, और जिनको उन्होंने जिनको जो है उन्होंने काउंट करना पड़ा। ये अलग बात है, वो उसको पसंद नहीं करते थे, लेकिन जो है अलग अलग तरह की शादियाँ उस दौर में भी होती थी। इसके बाद क्योंकि जो है चूँकि अलग अलग कम्युनिटीज़ मिक्स हो रहे थे, तो ब्राह्मणों ने कई सारे कोड ऑफ कंडक्ट बनाए, कई सारे रूल्स और रेगुलेशन बनाए। मनुस्मृति का जो नाम बताया था वो ऐसे ही जो है उस दौर की लॉ की बुक है। ठीक है, जिसके बारे में हम लोग जो है अभी जो है जिक्र कर रहे थे, जिसमें 8 शादियों का रेफरेंस आता है। किताबें कब लिखी गई, लगभग 500 BC के आसपास से ये किताबें लिखनी शुरू हुई, और इसमें कई सारी किताबें थी। ठीक, धर्मसूत्रा और धर्मशास्त्रा, सूत्रा शॉर्ट में है, शास्त्रा जो है ब्रॉड में है, और उसमें भी जो सबसे इम्पॉर्टेंट रही है मनुस्मृति, जिसका नाम बताया था,
अब कहा जाता है यह महाराज मनु की देन थी, लेकिन अगेन जो एविडेंसेस मिलते हैं या 200 BC से लेके 200 CE तक मीन्स 400 साल तक जो है लगातार इसमें अपडेट होते रहे हैं। तो यह किताब जो है 400 साल तक लिखी गई या अपडेट होती रही, तो किसी एक आदमी की तो खैर नहीं हो सकती। ब्राह्मण्स लोग मानते थे कि उनकी किताबों में जो लिखा है वो यूनिवर्सल वैलिडिटी है, मीन सब फॉलो करते ही करते हैं, बट ये सच नहीं था। एक्चुअली रियलिटी ये थी कि अलग अलग सोसाइटी में, अलग अलग एरिया में, खासकर रीजनल एरिया में उनके कई वेरिएशन थे। लोग अपने हिसाब से चीज़ों को थोड़ा बहुत मॉडिफाई कर लेते थे। ठीक है, अब एक और चीज़ है ठीक, तो इसका बेस्ट एग्जांपल जो है यही 8 तरह के विवाह हैं। लेकिन अगेन ये 8 तरह की, सीधी सी बात, अगर एक ब्राह्मणिक सिस्टम जो है ये 4 तरह के शादियों को ही जो है सही कहते हैं, लेकिन फिर भी हम ये ऐसे एविडेंसेस देखते हैं कि 8 तरह की शादियां उस दौर में रही हैं। द गोत्रा ऑफ विमेन, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद। वीडियो में कोई भी कन्फ्यूज़न रहा होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।